छत्तीसगढ़ 2007 में एक तरह से नक्सल समस्या के कारण जाना जाता था और सभी लोग जब कैडर आवंटन हुआ तो एक तरह से हे निगाह से देखते थे कि भाई कौन सा कैडर मिल गया है और थोड़ा तो देर शुरू में लगा ही था कि भाई ये कैडर क्या है, लेकिन यहाँ आने के बाद से और पिछले 16-17 साल का जो मेरा छत्तीसगढ़ में पीरियड रहा है बहुत अनुभव रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैं नक्सल समस्या से उन्मूलन में भी मेरा भी थोड़ा प्रयास रहा है। उसमें मैं बटालियन में कमांडेंट था पाची वाहिनी में और हमारे साथ के एसपी थे, वहाँ सुकमा में एसपी थे, उनके साथ और सीएफ के फोर्स और एसटीएफ के साथ सभी लोगों के साथ हम लोग वहाँ पे पूरा सुकमा, पोलमपाली और तुर्कापाल के आगे मिनपा तक गए। 3 दिन लगातार चलने के बाद हम लोग फाइनली उस जगह पर हम लोग गए और हमारा वहाँ जाना था। लाइव फायरिंग शुरू हो गई उस वक्त ही। ये एक ही इंसिडेंट मुझे ध्यान है जहाँ पे मैंने आमने सामने का एक्सचेंज ऑफ फायर में मैं शामिल था और जो होना था रास्ते में होता ऐसा कुछ, लेकिन वहाँ जब पहुँच गए और हम लोगों ने एक अच्छा सिक्योर जगह चुना था जहाँ चारों तरफ से मेड़ थी और ऊंची थी और सिक्योर लग रहा था, लेकिन इसके बाद भी जब फायरिंग दिखी और दूर से दिखे भी और उसमें हम लोग पहुँच के हम लोगों ने मैंने खाना चढ़ाया ही था सब लोगों के लिए। उसके बाद से रात पर हम लोग वहीं पूरे फोर्सेज अलर्ट मोड में रहे क्योंकि हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे और रात भर किसी ने खाना भी नहीं खाया। वहीं से हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑपरेशन लॉन्च किए और काफ़ी दिन रहे, लेकिन इसी दरमियान झीरम घाटी इंसिडेंट हो गया और झीरम घाटी इंसिडेंट के कारण ही हमें अपना जो वो प्लान था, ऑपरेशन था, वो बीच में ही ब्रेक करना पड़ गया। फिर वहाँ से फिर हम वापस आए थे। जो वहाँ पे नक्सल घटनाओं में हम लोगों ने जो काम किया उसमें जो 6 नक्सली मारे गए थे और काफ़ी वाले थे, वो काफ़ी एक अच्छा एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था और उससे काफ़ी उसमें जो है एनआईए की टीम ने बाद में उस केस को टेक ओवर कर लिया क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिसमें कि इंटर स्टेट उसमें काम करने की आवश्यकता थी। उस केस में ही हम लोगों ने जो है काफ़ी हमें उपलब्धि मिली है। हमारे काफ़ी सारे अधिकारी थे, उनको गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह मिले हैं और काफ़ी आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस मिले हैं। तो वो एक पीरियड था जिसमें नक्सल उन्मूलन के एंटी नक्सल ऑपरेशन में काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं। एक अकाउंटेबिलिटी वाली चीज़ जो है वो सभी में रहनी चाहिए। वो धीरे धीरे मतलब आप कुछ काम करते हैं या नहीं करते हैं उसके लिए आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न का आपको जवाब देना पड़ता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से थानों में भी कैमरा है, तो आप ऐसे नहीं है कि आप पहले कुछ आपने गलती से कुछ गलत कर लिया या कुछ और हो गया और आप उसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं, आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी कैमरे भी है, 6 महीने तक रिकॉर्डिंग रहती है, ऑडियो भी रहता है उसमें, तो आप उससे बच नहीं सकते हैं। इसीलिए ये बेहतर होगा कि हम अपने जो आचार विचार है उसको सुधारें और बेहतर ढंग से हम काम करें ताकि ऐसी कोई नौबत नहीं आए कि हम रिस्पॉन्सिबल होना पड़े किसी गलत चीज़ के लिए। कुछ समय पहले डी साहब ने एक आदेश भी दिया है कि अब जो हमारे आरक्षक हैं, जो सीनियर कांस्टेबल हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो वो भी एक नया चेंज आया है और इसी के लिए पूरे रेंज में कई सारे ट्रेनिंग वगैरह की जा रही हैं और विवेचकों की कमी से जो जूझा करते थे पहले थानों में, वो कमी आज के डेट में नहीं है। काम निश्चित रूप से बढ़ा है जिसमें 7 साल से अधिक की सज़ा है। ऐसे मामलों में फॉरेंसिक साइंस की मदद लेना बिल्कुल अनिवार्य कर दी गई है। हालांकि आज के समय में हमारे पास इतने संसाधन नहीं है फॉरेंसिक में, जैसे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 4-5 जगहों में भी फॉरेंसिक सुविधा है, लेकिन उसको आने वाले समय में सभी जिलों में करवाया जाएगा ताकि जो कई बार पब्लिक शिकायत करते हैं कि हमारे केस में इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ, फॉरेंसिक टीम नहीं आई, डॉग स्क्वाड नहीं आया, वो सब सारी चीज़ें जो गंभीर अपराध हैं उसमें बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। नमस्कार, द ट्रायो दरस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ शख्सियत हैं दीपक कुमार झा, जो फिलहाल आईजी के पद पर राजनांदगांव रेंज में पदस्थ हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके सफर के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपके बचपन के बारे में कुछ बताएंगे सर? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वर्तमान में भी राजनांदगांव रेंज के आईजी के रूप में पदस्थ हूँ और मैं मूलतः रहने वाला बिहार का हूँ। दरभंगा जिला है बिहार में, नॉर्थ बिहार में, वहाँ का मेरा वहाँ गांव है और चूंकि पिताजी बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत थे, तो मेरी जो पढ़ाई लिखाई है, जो बचपन है, वो मिक्स दरभंगा और ये बोकारो दोनों मिक्स में मेरा बीता है और मैंने 12वीं तक की पढ़ाई वहीं से किया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो से मैंने अपनी शिक्षा कंप्लीट की है और उसके पश्चात मेरा सिलेक्शन आईआईटी में हो गया था। आईआईटी कानपुर से मैंने फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और
उसके बाद मैंने प्लेसमेंट हो जाता है वहाँ से, प्लेसमेंट होने के बाद मुंबई में मैंने जॉब किया है। उसके बाद फिर 2007 में जब सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में, तो फिर उसके बाद से लगातार मैं यहाँ पे सर्विस में हूँ। सर आपका बचपन बोकारो जैसे औद्योगिक जो संस्थान है वहां पे बीता है, वो बचपन की कुछ तस्वीरें, कुछ याद जो साझा करना चाहें, ऐसा कोई याद हो? अ, बचपन से ही मेरे जो पेरेंट्स हैं, मैं 4 भाई-बहनों में मैं बड़ा भाई था और मेरी 3 छोटी बहन है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता-पिता हैं, हमेशा उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि अपने को पढ़ाई-लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसमें आपको पता है कंडीशन भी अ, इतनी अच्छी हुआ नहीं करती थी। जी। और इसीलिए एकमात्र साधन ख़ास करके जो बिहार में और उसमें बिहारी था झारखंड, तो जो बिहार में लोग थे वो ख़ास करके वो पढ़ाई-लिखाई के लिए बहुत मेहनती जनरली करते ही हैं वहाँ के लोग। और इस कारण से मुझे भी उस बात के लिए उन्होंने पूरी कसर अपने जो भी उनके साधन है उससे बियॉन्ड जाकर के उन्होंने मेरे लिए मुझे एक अच्छे स्कूल में मैं दाखिला करवाया। और मेरी भी यही हमेशा मैं यही चाहता था, मैं यही करता भी था कि मैं उनको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ। और मैं पढ़ाई में ईश्वर की कृपा से मैं अच्छा करता था और मैं लगातार स्कूल में अच्छे परफॉर्मेंस लाता था। और फिर पहले अटेम्प्ट में ही फिर मेरा 12वीं के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं फिर आईआईटी चला गया था। सर आप प्रतिभाशाली रहे हैं, इसका नाम भी मिला है आपको, आईआईटी में आप सेलेक्ट हुए, आईआईटी में कैंपस सिलेक्शन हुआ और उसके बाद सबसे बड़ी बात, शानदार गौरवशाली जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उसमें जॉब किया। जॉब आपने कितने साल किया और वो कैसे रहा? बोकारो वैसे औद्योगिक शहर है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट है हुँ, हमारे बगल में, एक उसी प्रकार का बोकारो भी जो सेल है उसका एक उपक्रम है, स्टील प्लांट है वहाँ भी। और वहाँ पे पढ़ाई करते वक़्त आईआईटी और मेडिकल इन दोनों चीज़ों पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और चूँकि 11वीं-12वीं में फिर मेरे पेरेंट्स चाहते थे, पिता चाहते थे ख़ास करके कि मैं डॉक्टर बनूँ। उन्होंने मुझे बायो के लिए बताया, लेकिन मेरी इच्छा मैथमेटिक्स में थी। जी। तो मेरा जब सिलेक्शन हो गया था, आईआईटी का एग्ज़ाम पहले होता है, आईआईटी का एग्ज़ाम हो गया था और मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैंने मेडिकल का फॉर्म भरने के बाद भी मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। हालाँकि थोड़े दुखी हुए वो कि क्यों नहीं जा रहा उसमें। और लेकिन चूँकि मेरा इंटरेस्ट था मैथ्स में और मैंने परफ़ॉर्मेंस अच्छा किया, तो मैंने फिर छोड़ दिया उसको। और उसके बाद जब कंप्लीट हो गया आईआईटी, उसके बाद से कैंपस वहाँ पे उस समय कैंपस प्लेसमेंट हो ही जाता था। आज की समय अलग है, आज की स्थितियाँ अलग हैं, लेकिन उस समय प्रायः कैंपस प्लेसमेंट हो जाता था और उसमें 2 या 3 जॉब लगना कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती थी आईआईटी से पास करने के पश्चात। तो मेरी भी उसमें से 2-3 जॉब में से एक जॉब हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक पीएसयू था। तो फिर मैंने उसी को सेलेक्ट किया और क्योंकि वो कोर जो इंजीनियरिंग का मैंने किया उस मैकेनिकल उससे रिलेटेड जॉब था वहाँ पे। फिर मैंने उसी को चयन किया और फिर मैं वहाँ पे मुंबई में 2001 से लेकर 2005 तक मैंने 4 साल लगातार वहाँ पे जॉब किया है। सर हिंदुस्तान पेट्रोलियम की नौकरी आरामदायक, सुविधा बेशुमार। उसके बाद आपने ये आईपीएस की जो यूपीएससी करके आईपीएस आपने चुना। आईपीएस मतलब लगातार सक्रिय रहना, 24 घंटे सक्रिय रहना, जिम्मेदारी के पास। ये आप कुल मिला के आप समाज सेवा, ये आपने अपने आप को कैसे रूपांतरित किया? ये बिल्कुल सही बात है, जो जॉब थी मुंबई में था और आपको जो है पीएसयू में बहुत से आपको हर तरह की आपको सुविधाएँ मिलती हैं। जी। सैलरी भी यहाँ से ज़्यादा आकर्षक हुआ करती थी और इसके अलावा सुविधाएँ भी रहती हैं, प्रमोशंस के ऑप्शन भी रहते हैं। और जो आपका काम है वो भी एक तरह से एक रूटीन का ही रहता है। आपको डिवोटेड होके वहाँ काम करना होता है और संडे को छुट्टी भी रहती है। सब तरह के होने के बाद भी कहीं न कहीं मुझे कुछ कमी सी लग रही थी। और हमारे खास करके कुछ मित्र ऐसे भी थे जो आईआईटी से पास किए थे, जो नहीं भी किए थे। कुछ लोगों ने सिलेक्शन प्राप्त किया था सिविल सर्विस में, आईएएस बनने थे, आईपीएस बनने थे और सेवाओं में गए थे। और उनसे जब बात करते थे तो अखबारों में, मैगज़ीन में पढ़ते थे, तो हमारी भी फिर इच्छा हुई कि एक बार हम भी ट्राई करते हैं। निश्चित रूप से हमने जब ट्राई किया तो जॉब में रहते हुए ट्राई किया, क्योंकि जॉब छोड़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन जॉब में रहते हुए और मुंबई मुंबई में इस प्रकार का माहौल भी नहीं था। मुंबई में जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक जॉब करना है। उसके बाद आने के बाद जो 2-3 घंटे बचते हैं, उसी में तैयारी करनी होती है। और वहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूँ उदाहरण के लिए, जैसे उस ज़माने में क्योंकि मैं इंग्लिश माध्यम से पढ़ा हूँ, तो हिंदू एक अखबार होती थी जिसको लोग पढ़ा करते थे। हाँ, और वो हिंदू अखबार भी हमें 1 दिन बाद आती मिलती थी। थी। वो दिल्ली एडिशन होता था और चेन्नई से आता था, मुंबई का एडिशन नहीं हुआ करता था।
तो वो एक दिन बाद ही हमें मिलती थी पढ़ने को, लेकिन फिर भी उसको लेने के लिए हम वेट करते थे और एक दिन बाद का अखबार पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ पे इस प्रकार का ना ही ग्रुप था और ये था। तो फिर फाइनली हमने जब देखा कि यहाँ जॉब में रहते हुए पॉसिबल नहीं है सिलेक्ट होना और काफ़ी नज़दीक आ गए, इंटरव्यू दे दिया था हमने वहीं पे रहते हुए। फिर हमने एक डिसीज़न लिया कि भाई अब इसको एक बार फुल टाइम अटेम्प्ट देते हैं इसको, और इसीलिए फिर हमने फिर वहाँ से 2005 में रेजिग्नेशन दे करके फिर हम कुछ समय फुल टाइम हम लोगों ने तैयारी किया, फिर सिलेक्शन हुआ इसमें। सर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की आरामदायक नौकरी, जनरली ये होता है, खासकर आजकल जो जिस तरीके से चल रहा है, 4 साल आपने आरामदायक जो नौकरी है, सुविधा युक्त नौकरी है, उसमें रहे हैं। तो आप में उसके बाद भी यूपीएससी की तैयारी की ललक रही, तो और ये निर्णय कठिन नहीं रहा है पारिवारिक दृष्टिकोण से, और जिस तरीके से आर्थिक जो रहा है, आप घर के बड़े रहे हैं, संभाले हैं, और उसके बाद उसको छोड़ के दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी, वो कैसे रहा? ये बिल्कुल सही बात है। जो घर की कंडीशंस थी, पारिवारिक कंडीशंस थी, इसी कारण मैं 4 साल वहाँ पे जॉब करता रह गया और मैंने बहुत लेट से डिसीज़न लिया कि जॉब छोड़ना है। और अदरवाइज़ मैं शुरू में ही, जैसे हमारे बहुत से साथी जॉब करते ही नहीं थे, वो सीधे तैयारी करने आ जाते थे। लेकिन पारिवारिक कंडीशन के कारण ही हमने फिर सोचा कि पहले जॉब कर लेते हैं, कुछ सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँ फाइनेंशियली, उसके बाद हम पूर्ण रूप से इसमें एग्ज़ाम में लगेंगे। लेकिन इसका अट्रैक्शन जो था इस एग्ज़ामिनेशन का, और जो बाकी हमारे साथी थे, जब आपके डिसीज़न से बहुतों की ज़िंदगियाँ अफ़ेक्ट होती हैं, आपके डिसीज़न से आप समाज में कुछ बेहतर कर पाने की जिस स्थिति में होते हैं, जी। उसको देखते हुए ही हम लोगों ने मैंने सोचा कि भाई एक बार अटेम्प्ट देना चाहिए। और जब मैंने इस बात को घर में बताया, तो जॉब छोड़ के तैयारी करने की तो किसी ने डिसीज़न में ऐसा बोला नहीं करो, वो तो मुझे बार-बार यही बोलते थे कि आप वहीं पे रह के ट्राई करो, लेकिन फिर भी मैंने फाइनली उनको कन्विंस किया, उन्होंने सपोर्ट किया फिर, और फिर हमने जॉब छोड़ के फिर तैयारी की इसकी। सर, उसमें दिल्ली में आपने आपकी तैयारी कैसी रही? कैसे किया? अटेम्प्ट कितना करना पड़ा? और तैयारी के लिए जैसे हमने उससे पहले ये मेरा चौथे प्रयास में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उससे पहले जो भी प्रयास करते थे उसमें मैंने मेंस और जब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया था, तो इंटरव्यू के लिए हम दिल्ली जाया करते थे। वहाँ 15 दिन लोगों से गाइडेंस लेकर के फिर हम तैयारी करते थे वहाँ पे। और वहाँ पे इतना ही मेरा दिल्ली से तीसरे अटेम्प्ट तक इतना ही दिल्ली से मेरा सपोर्ट था। लेकिन जब चौथे अटेम्प्ट मुझे लगा आखिरी है अटेम्प्ट, और अगर इतनी दूर तक आ गए हैं, इंटरव्यू दे पा रहे हैं और हमें लग रहा है थोड़ा और पुश करें तो हो जाएगा। तो फिर इसी कारण हमने फिर जॉब छोड़ के जब वहाँ पे ट्राई किया, तो करीब 6 महीने वहाँ दिल्ली में रहे आखिरी अटेम्प्ट में, और वहाँ फिर हमने कुछ गाइडेंस लिया, कुछ नोट्स वगैरह लिए, फिर वहीं रह के फिर फाइनल अटेम्प्ट दिया हमने। सर, खासकर जैसे साक्षात्कार के बारे में अगर हमारे युवाओं को कुछ बताना चाहें, वहाँ यूपीएससी का अ, साक्षात्कार। जैसे कि जनरल स्टडीज़ में भी सिलेबस इतना वास्ट होता है और आपको सभी तरह की तैयारी करनी पड़ती है, उसी प्रकार आपको साक्षात्कार के लिए भी पूरी तरह से प्रिपेयर होना पड़ता है, और आपके बायोडाटा में जितना कुछ लिखा हुआ है, जी। आप कहाँ को बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ के बारे में सब कुछ, आप जो-जो जॉब किए हैं, जैसे आपकी शिक्षा रही है, जो पेरेंट्स रहे हैं, उसके बाद से वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में आपकी आपकी नॉलेज को, आपके एनालिटिकल एबिलिटी को वो चेक करते हैं। और उसमें जो है कॉन्फिडेंट दिखना, कॉन्फिडेंटली, और आपने जो चीज़ बोल रहे हैं वो आपने समझा है, वो समझ के बोल रहे हैं, ये उनका टेस्ट होता है। और आपके सामने 6 या 7 लोग रहते हैं और सभी क्वेश्चंस एक के बाद एक पूछते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अगर आप अपने सब्जेक्ट्स पे आपने कमांड हासिल नहीं किया है, तो बहुत से लोग, ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स होते हैं जो 3 बार या 4 बार अटेम्प्ट इंटरव्यू देने के पश्चात भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। और इसी कारण मैंने फाइनल अटेम्प्ट में, जब मुझे लगा इतना रिस्की है, तो मैंने कैट का एग्ज़ाम भी दिया था, जी। जिससे कि आईएएम सिलेक्शन होता है, और कैट में भी मेरा आईएएम्स में सिलेक्शन हो गया था उस साल। यदि मैं उस साल यूपीएससी सिलेक्शन नहीं होता, तो मैं निश्चित रूप से कहीं आईएएम से एमबीए करके आगे कहीं और जॉब कर रहा होता। सर, आईपीएस का सफर, इसके बारे में बताएंगे आज तक का? 2006 में एग्ज़ाम होता है, पूरा 1 साल तक एग्ज़ाम चलता है, 7 में सिलेक्शन हुआ, तो फिर 2 साल तक तो ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि कुछ 3 महीने मसूरी में होते हैं, उसके बाद से आपको लगभग 1 साल तक हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है, जो कि बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है। सुबह आपको 5 बजे ग्राउंड में चले जाना होता है, और दिन भर क्लासेस और कुछ स्पोर्ट्स और सब तरह की चीज़ें होती रहती हैं। शाम को भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, तो पूरा 1 साल वो बहुत ही अच्छे से, यद्यपि आपको लगता है कि कब खत्म होगा ये 1 साल, लेकिन जब खत्म हो जाता है तो फिर लगता है वो समय ही याद करते हैं। तो वो 2 साल जो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो तो बहुत ही मज़ेदार है।
और उसके बाद से कैडर सिलेक्शन आ गया, मेरा छत्तीसगढ़ कैडर आया। उस ज़माने में एक तरह से लॉटरी की तरह ही कैडर आवंटन हुआ करते थे जी। और चॉइस आपकी जो है, अगर आपने होम कैडर आपको नहीं मिला है, तो आपका जो कैडर है वो कैडर एक तरह से वो मैटर ऑफ लक होता था, कौन-सा कैडर मिलेगा। तो फिर छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित हुआ और उसमें निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ 2007 की बता रहा हूँ, तभी पूरे देश में एक तरह से नक्सल समस्या के कारण ही जाना जाता था और सभी लोग जब कैडर आवंटन हुआ तो एक तरह से हे निगाह से देखते थे कि भाई कौन-सा कैडर मिल गया है। जी। और थोड़ा तो डर शुरू में लगा ही था कि भाई ये कैडर क्या है, लेकिन यहाँ आने के बाद से और पिछले 16-17 साल का जो मेरा छत्तीसगढ़ में रहा है पीरियड रहा है, बहुत अनुभव रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैं नक्सल समस्या से उन्मूलन में भी मेरा भी थोड़ा प्रयास रहा है, मेरी भी अपनी तरफ से जो भी मैं कर सका मैंने किया है। और शुरुआत में मेरी पोस्टिंग जब ट्रेनिंग पीरियड होता है तो उसमें पखांजूर एज एसडीओपी पखांजूर हुई थी जी। और मैं वहाँ पे करीब 6-8 महीने रहा। उसके पश्चात जो खैरागढ़, जो आज के दिन में नया जिला है, वो खैरागढ़ में भी एसडीओपी में रहा हूँ 6 महीने लगभग। और उसके पश्चात जब 2012 में पहला बीच में एसटीएफ में भी एसपी रहा हूँ। जो कोंडागाँव पहला जिला जब शुरू में जिला बना तो उसमें प्रथम एसपी के रूप में मेरी तैनाती वहाँ 2012 में हुई है। कोंडागाँव के बाद से मैं उसके बाद से महासमुंद और बालोद, रायगढ़, बलौदाबाजार, बिलासपुर, बस्तर सभी जिलों में अलग-अलग समय के लिए पुलिस अधीक्षक रहा हूँ और उसके बाद बलौदाबाजार एसपी मेरा आखिरी ये 2 साल का पीरियड था इस यहाँ पदस्थापना होने से पहले ही। उसके बाद से पिछले 6-7 महीने से यहाँ पर पदस्थ हूँ। सर अभी तक वो आई खासकर जो एसपी का जो आपका दौर रहा है उसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी आप रहे हैं, सामाजिक रूप से जो एक्टिव है उसमें भी रहे हैं और राजनीतिक रूप से भी एक्टिव रहे। उस दौरान कोई ऐसा ऐसी घटना, ऐसा वाकया जो आप आज भी आपके मन में हो? सबसे जो मेरा यादगार एक टेन्योर बोलेंगे तो वो बस्तर का ही रहा है। बस्तर में जगदलपुर जो है वहाँ पे मैं लगभग 2 साल पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात रहा और जैसे मैं 2019 में मेरी तैनाती हुई थी वहाँ पे 2019 के जून में और अगले महीने जुलाई में ही एक अच्छा एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था जिसमें 6 नक्सली मारे गए थे तिरिया में और उसके बाद से अगले 2 साल तक लगातार वहाँ पे नक्सल उन्मूलन की दिशा में अलग-अलग जिलों के साथ समन्वय करके, अलग-अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ करके बहुत सारे हम लोगों ने वहाँ पे अभियान किए और इसके अलावा बस्तर में एसपी से पहले मैं जब मैं जगदलपुर में एक बटालियन है 5th बटालियन, वहाँ पे भी कमांडेंट रहा हूँ 1 साल। उस समय भी चूँकि बटालियन जो यहाँ छत्तीसगढ़ में होते हैं, उनकी सारी कंपनियाँ नक्सल एरिया में ही तैनात रहती हैं। तो आपको जो है एज ए कमांडेंट आपको नक्सल एरिया के जितने भी कंपनीज हैं उनमें भ्रमण करना पड़ता है और उस समय तत्कालीन जो अधिकारी थे उन्होंने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाया उस समय 2012 का बता रहा हूँ मैं और 2012 में उन्होंने एम्बिशियस प्रोजेक्ट ये बनाया कि जो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं बस्तर के एरिया में जहाँ पे सो कॉल्ड ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे पुलिस और प्रशासन की वहां तक पहुंच आज के टाइम में भी नहीं है, 2012 के टाइम तक भी नहीं थी। तो ऐसे उन लोगों ने 7 जगह को चुना और ऐसा प्लानिंग बनाया कि उन 7 जगहों में पूरी फोर्स हमारी मतलब हजार की फोर्स जाएगी सातों जगह में और वहीं पे लॉन्च बेस बना के वहीं से ऑपरेशंस प्लान किया जाएगा, ऐसी एक प्लानिंग थी। और उन 7 में से एक टोली का जो है कमांडर मैं भी रहने वाला था सुकमा के मिनपा में। हालांकि ये और बात है कि आखिरी तक जो है चूंकि ऐसे सभी जगहों को सिक्योर करके रखना सातों जगह को वो बाद में शुरुआत में इतना फिजिबल नहीं लगा तो उन्होंने फिर एक से शुरुआत की और वो एक मिनपा था जहाँ पे मैं कमांडर था। तो उस जगह पे हम लोगों ने फिर उसमें मैं बटालियन में कमांडेंट था 5वीं वाहिनी में और हमारे साथ के एसपी थे वहाँ सुकमा में एसपी थे। तो हम दोनों ही साथ में हमारे एसटीएफ की फोर्स थी डीआरजी सीएफ, उसमें डीआरजी नहीं हुआ करती थी, उसमें जो लोकल हमारे जो जिला बल के फोर्सेस हैं वही रहते थे उनके साथ और सीएफ के फोर्स और एसटीएफ के साथ सभी लोगों के साथ हम लोग वहाँ पे पूरा सुकमा पोलमपाली और होते हुए हम लोग वहां तक गए, चिंता गुफा के आगे, बुरकापाल के आगे, मिनपा तक गए। पूरा हम लोगों ने पैदल तक हमारी पूरी फोर्स वहां तक गई और 3 दिन लगातार चलने के बाद हम लोग फाइनली उस जगह पे हम लोग गए और हमारा वहां जाना था और हमने देखा कि मतलब लाइव फायरिंग शुरू हो गई उस वक्त ही। ये एक ही इंसिडेंट मुझे ध्यान है जहाँ पे मैंने आमने-सामने का एक्सचेंज ऑफ फायर में मैं शामिल था
और मतलब इस चीज के लिए हम लोग इस चीज को तो तैयार थे कि कभी फायरिंग हो सकती है, लेकिन एक बार वहां तक पहुंच गए हम, तो हमें लगा कि शायद जो होना था रास्ते में होता है ऐसा कुछ, लेकिन वहां जब पहुंच गए और हम लोगों ने एक अच्छा सिक्योर जगह चुना था जहां चारों तरफ से मेड़ थी और ऊंची थी और सिक्योर लग रहा था, लेकिन इसके बाद भी जब फायरिंग दिखी और दूर से दिखे भी, फिर हम लोगों ने तत्काल डिसीजन लिया कि भाई, और उसमें हम लोग पहुंच के हम लोगों ने मतलब खाना चढ़ाया ही था सब लोगों के लिए। उसके बाद से रात भर हम लोग वहीं पे भाई पूरे फोर्सेस अलर्ट मोड में रहे और रात भर उधर से एक फायरिंग आती थी, हम भी अलर्ट रहते थे क्योंकि हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे और रात भर किसी ने खाना भी नहीं खाया। तो खाना बन रहा था, खाना भी नहीं खाया, रात भर रहे, फिर अगले दिन सुबह हुई, उसके बाद से फिर रूटीन में आया। वहीं से हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए और काफ़ी दिन रहे, लेकिन इसी दरमियान झीरम घाटी इंसिडेंट हो गया और झीरम घाटी इंसिडेंट के कारण ही हमें अपना जो वो प्लान था, ऑपरेशन था, वो बीच में ही ब्रेक करना पड़ गया। फिर वहाँ से फिर हम वापस आए थे। तो वो एक इंसिडेंट जो मिनपा वाला है वो मुझे उसकी यादें जो मैंने आपसे शेयर किया अभी। सर, बस्तर एसपी रहते हुए आप सम्मानित हुए, उसके बाद अ, जो वहाँ पे नक्सल घटनाओं में हम लोगों ने जो काम किया, खास करके जो मैंने तिरिया एनकाउंटर के बारे में भी बताया था आपको, उसमें जो 6 नक्सली मारे गए थे और कागज वाले थे, वो काफ़ी एक अच्छा एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था और उससे काफ़ी उसमें जो है एनआईए की टीम ने बाद में उस केस को टेक ओवर कर लिया क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिसमें कि इंटर स्टेट उसमें काम करने की आवश्यकता थी और इसीलिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने फिर उस केस को एनआईए को दे दिया। उस केस में ही हम लोगों ने जो है काफ़ी हमें उपलब्धि मिली है। हमारे काफ़ी सारे जो उसमें अधिकारी थे उनको गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह मिले हैं और काफ़ी आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस मिले हैं। उसके बाद भी काफ़ी एक्सचेंज ऑफ फायर हुए जिसमें हमारे काफ़ी टीमों को सराहा गया ऊपर से। तो वो एक पीरियड था जिसमें नक्सल उन्मूलन के एंटी नक्सल ऑपरेशन में काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं। दीपक साहब, 2007 के बाद जो वो आपका आईपीएस का जो सफर है, तब से लेके अब तक काफी पुलिसिंग के जो तरीके में काफी बदलाव आ चुका है। आप क्या पाते हैं, किस तरीके से दौर में परिवर्तन आ रहा है और कैसे एक आईपीएस को, एक पुलिस वाले को कैसे इसमें से जूझना पड़ रहा है या अपने आप को परिवर्तित करना पड़ रहा है? मैं एक चीज़ जो बोलूँगा जो मुझे लग रहा है ओवर द इयर्स केवल 15 साल में नहीं लगातार जो चेंज होते आया है वो है अकाउंटेबिलिटी। जो एक अकाउंटेबिलिटी वाली चीज़ जो है वो सभी में रहनी चाहिए, वो धीरे-धीरे मतलब आप कुछ काम करते हैं या नहीं करते हैं, उसके लिए आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न का आपको जवाब देना पड़ता है, देने आना चाहिए। तो अगर आपने कुछ गलत किया है तो निश्चित रूप से आप उसको उसके लिए उत्तरदायी भी हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारे पुलिस के अधिकारियों को जो हमारे जो भी अ, प्रार्थी आते हैं, जो भी शिकायतकर्ता हमारे नॉलेज में आते हैं, हमारे पास जो भी आती है, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उनसे ढंग से उनकी बातों को सुने, हमारा व्यवहार अच्छा रहे क्योंकि अ, आपके मतलब आप पूरे पूरे समय अभी आप कैमरा सीसीटीवी भी हर जगह है आपका। इतना ही नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से थानों में भी कैमरा है। तो आप ऐसे ऐसे नहीं है कि आप पहले कुछ आपने गलती से कुछ गलत कर लिया या कुछ और हो गया और आप उसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं, आप बच जाएँगे, ऐसा नहीं है। अभी कैमरे भी है, 6 महीने तक रिकॉर्डिंग रहती है, ऑडियो भी रहता है उसमें, तो आप उससे बच नहीं सकते हैं। इसीलिए ये बेहतर होगा कि हम अपने जो आचार-विचार है उसको सुधारें और बेहतर ढंग से हम काम करें ताकि ऐसी कोई नौबत नहीं आए कि हमको किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़े, किसी गलत चीज़ के लिए। तो ये एक चीज़ मैं पाता हूँ। दूसरा, लोगों को इससे जुड़ा हुआ है कि लोगों का जो नॉलेज है अपने अधिकार के बारे में, राइट्स के बारे में और जो खास करके जो नया कानून है उसके बारे में, नया कानून में भी काफ़ी सारे प्रावधान आ गए हैं। उसके बारे में धीरे-धीरे लगातार बढ़ता गया है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में आप कोई चीज़ गलत बता देंगे किसी को और आप सोचते हैं कि वो मान लेगा, वैसा नहीं है। उसके पास भी अपने सारे पूरे इंटरनेट पे कहीं भी सारे उस चीज़ को वेरीफ़ाई कर सकता है और इसीलिए आपको अपने नॉलेज में भी पूरी तरह से अपडेटेड रहना चाहिए। और जैसे जो साइबर और आईटी का नॉलेज है, वो लगातार बढ़ते रहना चाहिए और उसमें ट्रेनिंग भी आयोजित की जाती है। लेकिन उससे ट्रेनिंग के ऊपर एक जो सोच है, सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। अभी आप देखेंगे कुछ समय पहले डीजी साहब ने एक आदेश भी दिया है कि अब जो हमारे आरक्षक हैं, जो सीनियर कांस्टेबल हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो वो भी एक नया चेंज आया है और इसी के लिए पूरे रेंज में कई सारे ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है और विवेचकों की कमी से जो जूझा करते थे पहले थानों में, वो कमी
आज के डेट में नहीं है। काम निश्चित रूप से बढ़ा है, लेकिन उसी काम के अकॉर्डिंगली जो हमारे विवेचक हैं वो भी बढ़े हैं और निश्चित रूप से जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं उनको अब आज के टाइम में जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स हैं, सबसे जूझना पड़ता है, चाहे प्रेस का हो, चाहे हमारे पब्लिक का हो या और भी वरिष्ठ अधिकारियों का हो, सब तरह की चीज़ों से जूझना पड़ता है, तो वो भी बढ़ा है, लेकिन उसी के हिसाब से संसाधन भी बढ़े हैं। सर, जो नए कानून, खासकर जिस तरीके से सोशल मीडिया में और साइबर क्राइम बढ़ रहा है सोशल मीडिया में, तो हमारे दर्शकों को नए कानून से फायदे और उसके उसके नए कानून के बारे में बताना चाहिए। सबसे बड़ा फ़ायदा जो नए कानून संबंधित ये है कि जो वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा उसमें एक तरह से अनिवार्य कर दी गई है। आप अगर कहीं पे जाते हैं, कहीं पे सर्च करने के लिए, तो आपको कैमरा लेके ही जाना है। रिकॉर्डिंग शुरुआत से ही करनी है कि आप सर्च करने जा रहे हैं। किसी से आप कोई सामान सीज़ कर रहे हैं किसी के पास से, पूरी तरह से रिकॉर्डेड होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसके पास घर में थी नहीं और आपने उसको सीज़ कर लिया है। तो वो नए कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। दूसरा पब्लिक को फ़ायदे की बात करें अगर तो फॉरेंसिक जो होती है फॉरेंसिक्स की अनिवार्यता जिसमें 7 साल से अधिक की सज़ा है। ऐसे मामलों में फॉरेंसिक साइंस की मदद लेना बिल्कुल अनिवार्य कर दी गई है। हालाँकि आज के समय में हमारे पास इतने संसाधन नहीं है फॉरेंसिक में जैसे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 4-5 जगहों में भी फॉरेंसिक सुविधा है, लेकिन उसको आने वाले समय में सभी जिलों में करवाया जाएगा ताकि पब्लिक को जो कई बार पब्लिक शिकायत करते हैं कि हमारे केस में इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ, फॉरेंसिक टीम नहीं आई, डॉग स्क्वाड नहीं आया, वो सब सारी चीज़ें जो गंभीर अपराध हैं उसमें बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है और तो इन दोनों चीज़ों को मैं मानता हूँ कि इससे पब्लिक को ही पब्लिक के फ़ायदे को सोच कर ही बनाया गया है और साथ में पुलिस के ऊपर जो अनावश्यक आरोप लगते हैं, उससे बचने के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर, हमारे द ट्रायो के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहे, खासकर युवाओं को? जिस तरीके से आपने उदाहरण पेश किया कि आरामदायक नौकरी को छोड़ के और इस तरीके से सक्रिय और समाज सेवा के जो इसमें गए, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं द ट्रायो को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से आज एक आपके माध्यम से मैं जनता से बात कर पा रहा हूँ और निश्चित रूप से आपको अपना एक ध्येय तो चुनना ही पड़ेगा, उद्देश्य तो जीवन में चुनना ही पड़ेगा कि आपको जीवन में क्या चाहिए और अगर एक बार आपने एम बना लिया है, उसके बाद उस एम की प्राप्ति के लिए सही दिशा में आपको चलना पड़ेगा। उस दिशा में, उस रास्ते में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, बहुत सारे दिक्कतें आ सकती हैं, सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो भी चीज़ चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है सिविल सर्विस ही, आप कोई से भी फील्ड में जा सकते हैं। आज तो बहुतेरे फील्ड हैं सभी स्पोर्ट्स में भी बहुत लोग देश का नाम ऊँचा करते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी चीज़ एक बार सोच लिया आपने, तो उसके लिए पूरी तरह से एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और निश्चित रूप से अगर आप उस दिशा में कदम उठाएँगे, तो आप अपनी लक्ष्य को ज़रूर प्राप्ति करेंगे। ये थे दीपक कुमार झा, आईजी राजनांदगांव रेंज, जो अपने आज तक के सफर के बारे में बता रहे थे और ये संदेश दे रहे थे कि आपका ध्येय, एम होना चाहिए सभी कार्यों के लिए। अब और किसी शख्सियत के साथ अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।